तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बी पार्ट, दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने इसके पहले जो ए पार्ट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो हम लोगों ने कवर अप किए थे। अब हम लोग बी पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। उसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर 7th क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, गिव टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, है ना दोस्तों। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर, आप सभी को पता होगा कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या है। वेरी सिंपल, डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन और एटम। सिंपली आपको क्या आपको पता भी है, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करके बताता हूँ क्या है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। क्या है कि सेंटर और जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई कहेंगे दोस्तों, ठीक है। सो जो ये एटॉमिक रेडियस है दोस्तों 3 टाइप का है। कौन से 3 टाइप के? फर्स्ट है मेटालिक रेडियस। व्हाट इज मेटालिक रेडियस? आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेटालिक रेडियस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 एडजेसेंट एटम इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। या आप इसमें बड़े क्लियर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। बच्चों देखिए आप यहाँ पर कि ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों का, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो दोनों का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर दीजिए, वो आपका हो गया मेटालिक रेडियस। व्हाट अबाउट द कोवेलेंट रेडियस? देखिए पिक्चर में कोवेलेंट रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड 2 एटम्स है दोस्तों, है ना। देखिए बच्चों क्या है डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, डिफाइन कैसे किया है। इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम। जब 2 आइडेंटिकल एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम लोग हाफ लेते हैं तो वो होगा अपना, क्या होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस। What about the van der Waals radius? It is defined as the half of distance between nuclei of 2 neighboring atoms of 2 adjacent molecule. देखिए आप ये पिक्चर से बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे वैन डर वाल्स रेडियस क्या है। देखिए ये 2 O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है दोस्तों, 2 O2 मॉलिक्यूल है। तो जो 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड दिखाई दे रहा है आपको, कोवेलेंटली बॉन्डेड या फिर जो नेबरिंग जो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक O2 मॉलिक्यूल, दूसरा O2 मॉलिक्यूल। तो इसमें हमें क्या बताया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ 2 नेबरिंग एटम्स, मतलब ये जो 2 नज़दीक एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू शेड वाला, एक जो ब्राउनिश या फिर रेडिश शेड वाला है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है दोस्तों। व्हाट अबाउट द आयोनिक रेडियस? सिंपली आयन का जो पावर है या फिर चार्ज है जहाँ तक वो है, कैसे? एन आयोनिक रेडियस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 आयंस इन एन आयोनिक बॉन्ड। जहाँ तक उसका इफेक्ट है, जहाँ तक वो प्रेजेंट है, जहाँ तक उसका इफेक्ट है ना, एन आयोनिक रेडियस इज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 आयंस। एक यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आपको दिख रहा है, पॉजिटिव आयन, और दूसरा आपको नेगेटिव आयन दिख रहा है दोस्तों। तो उसके बीच का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो क्या होगा? आयोनिक रेडियस होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। कौन कौन से फैक्टर? तो पहला उसमें फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। with increase in nuclear charge, nuclear force increases, so electrons are pulled toward the nucleus, hence atomic and ionic radius decreases with increase in nuclear charge। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाएंगे, और क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, मतलब एटॉमिक या आयोनिक रेडियस कम 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 होते जाएगा दोस्तों। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतना साइज कम, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम उतना साइज बड़ा दोस्तों। बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ शेल की, तो ऑफकोर्स ये आपको भी पता है कि जितने शेल बढ़ेंगे उतना साइज बढ़ेगा। मोर द नंबर ऑफ शेल, more will be the size of the ion or the atomic radius. What about the shielding effect? The valence electron experiences less force of attraction from the nucleus due to inner electron called as shielding or screening effect. Hence, atomic or ionic radius increases with increase in स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिंपली दोस्तों जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड करते हैं। क्या शील्ड करते हैं? जो न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियर फोर्स है उसको कम करते हैं, बीच में आ जाते हैं ना, तो वो हो गया उसका शील्डिंग इफेक्ट।
मीन्स दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना बड़ा एटम होगा, बीचों में जितने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। शील्ड करेंगे तो न्यूक्लियस की ओर कम खींचा जाएगा, मतलब साइज दबेगा नहीं, बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना साइज क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। जितना शील्डिंग इफेक्ट कम है उतना ही साइज कम कम होते जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया? B is ionization potential. Which factor affecting the ionization potential gave its application? ठीक है, इसको आप और एक तरीके से देखिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, गिव द वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी क्वेश्चन में हम क्या कवर अप करेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलिंग स्केल एंड मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों, ठीक है। सो कैसे देखिए, सबसे पहले वेरिएशन ऑफ ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है, कैसे एटॉमिक आयोनिक रेडियस का ट्रेंड किस तरीके से, आप याद कीजिएगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया है। सबसे पहले डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन और एटम। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ना कि कितना, कौन सा डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट क्या होगा, जो आयनिक स्ट्रक्चर है ना, आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एटॉमिक या आयोनिक रेडिया है, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है दोस्तों, ऑफ कोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों होता है, क्योंकि शेल नंबर कांस्टेंट है, एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है और इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट होते जा रहा है शेल, और इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, बच्चों, क्या होगा, एटॉमिक आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं इन अ ग्रुप, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल है, याद कीजिए आप कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में मूव करेंगे डाउन, तो क्या होगा, एक एक शेल इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन अ ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है, शेल नंबर बढ़ते जाएंगे, शेल एक एक बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, इसलिए ऑफ कोर्स साइज और बढ़ता जाएगा, इसलिए ग्रुप में एटॉमिक और आयोनिक रेडियस दोस्तों बढ़ता जाएगा। बात करते हैं हम लोग बी, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो है कि जो लूजली बॉन्डेड आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आप खुद ही सोचिए, इन अ पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज डिक्रीज होते जा रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब करीब आएगा, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जैसे जैसे क्या होगा, कम कम होते जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोस्तों बढ़ते जाएगा इन अ ग्रुप। उसका बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है इन अ ग्रुप। पीरियड में क्या हुआ, पीरियड में एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता गया, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता गया। ग्रुप में एटॉमिक और आयोनिक रेडियस बढ़ता जाएगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द डायरेक्शन टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर गो ऑन डिक्रीजिंग। आप एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल है डियर बच्चों, स्टूडेंट्स, कि ये आपको आसानी हो जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, उसका वाइस वर्सा अपोजिट डिक्रीजिंग में होगा इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब आप जो देखिए, लेफ्ट से राइट जो भी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है वो ग्रुप में क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। आप कोई भी एक देख लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। तो ऐसे सारे फैक्टर्स है, इसलिए मैंने आपको जनरली बना के दिखाया है। इस तरीके से जनरल है कि जो भी प्रॉपर्टी, विच एवर द प्रॉपर्टी इंक्रीजेस इन अ पीरियड, इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल
जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मतलब उसको, ठीक है ना। जैसे देखिए पहला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना बढ़ता जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। फिर से भी बात, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जितना बड़ा साइज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही आसानी और उतना ही क्या होगा, फिर उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है दोस्तों। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। फिर से वही बात, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो क्या होगा दोस्तों, जो आउटर इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर फोर्स है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा ना, है या नहीं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, एनर्जी कम लगेगी ना। जितना अपने माँ बाप से बच्चा दूर है उसको भटकाना उतना ही आसान है, इन द सेम वे लाइक, ठीक है। नेक्स्ट है, हाफ फिल एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑफ कोर्स हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कि हाफ फिल और फुल फिल जो ऑर्बिटल्स है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो उनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी मोर। सो फिफ्थ पॉइंट है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर एस इलेक्ट्रॉन वाइल मिनिमम फॉर एफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्फेरिकल है, निकालना आसान है तो उसको बहुत, ठीक है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है एस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, निकालना आसान नहीं स्फेरिकल होने की वजह से। और जो एफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा है, मतलब उसको क्या कहते हैं कि डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत आसानी से वो निकल जाता है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशंस ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। First application, the metallic nature can be known of the ionization potential. How? It is tendency to lose one or more electron which depends on ionization potential which can be known from the ionization potential. मतलब सिंपल है कि जिसका ionization potential क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा मेटालिक, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, बहुत कम एनर्जी में वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना। रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स विथ हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस रिएक्टिव एंड वाइस वर्सा। जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों, क्या वो रिएक्शन में इजीली टेक पार्ट करेगा, नहीं। इसलिए जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है वो रिएक्टिव कम होगा। उल्टा जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। मतलब किसी को मान के चले बहुत ज़्यादा तेल मालिश करता है, कोई काम करने वाला बंदा है, आप उसको मतलब किसी को काम करवाना है, उसको बहुत तेल मालिश करवाना पड़ रहा है कि भैया तो ऐसा कर, ऐसा करना, अच्छा काम करना चाहिए, वो अच्छे से काम करेगा नहीं, लेस रिएक्टिव। कोई बिल्कुल ऐसा है कि हाँ बिल्कुल बताओ कौन सा काम मैं भी करता हूँ, तो मतलब वो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस, मोर रिएक्टिव। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। द एलिमेंट विथ हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता तो नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और विथ लो आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसका कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एलिमेंट विथ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर स्ट्रांगली बेसिक। ऑफ कोर्स जिसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेसिक होगा। हमें पता है लेविस थ्योरी पता है ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, species or atom or group of atom which can donate the lone pair of electron to other are called as basic. So basic character क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? It is defined as the amount of energy released when an atom is added to isolated gaseous state. मतलब isolated gaseous state में जब किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एनर्जी है दोस्तों। पीरियड में क्या होगा, ऑफकोर्स हमको पता है कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो फिर उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना आसान होगा या नहीं होगा, क्या होगा सोचिए आप। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा, और उस क्या होगा फिर एनर्जी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी हमें, जितनी आसानी से लेगा तो इंक्रीज़ होगा। ऑफकोर्स इन अ ग्रुप वो डिक्रीज़ होगा दोस्तों। व्हाट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी?
फिर से वही बात, न्यूक्लियर चार्ज आप खुद ही सोचिए क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज का, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सिंपली बात है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींचेगा, तो ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, जितना एटॉमिक साइज़ कम होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। लार्जर द एटम ऑफ एन लार्जर द साइज ऑफ एन एटम लार्जर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, द स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ड बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बड़ा जितना एटम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी, जितना छोटा बड़ा जितना एटम होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी क्या होगी, उसकी कम होगी। जितना छोटा होगा एटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल द कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम लेजर विल बी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, जितना वो स्टेबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल है, हाफ फिल है या फुल फिल है, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं लेगा। तो उसके हिसाब से भी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी। जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम लेना ही नहीं चाहेगा वो दोस्तों। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ in a shared pair of atom in a compound is called as electronegativity atom। मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बॉन्डेड एटम में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर है, उसको अपने ओर कौन ज़्यादा खींच सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप कंसिडर कीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब H और Cl का बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन जो बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए H और Cl का, उसको अपनी ओर खींच के रखता है, इसलिए क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दोस्तों इन अ पीरियड क्या होता है, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्या होगा, पीरियड में बढ़ता जाएगा। साइज छोटा हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और ऑफ कोर्स इन ग्रुप में वाइस वर्सा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो स्केल्स हैं, ठीक है दोस्तों, कि हाउ टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वो डिफिकल्ट है, तो दो मेथड उसको दिए हुए हैं, एक है पहला पॉलिंग स्केल, दूसरा है मुलिकन स्केल। पहले हम लोग देखते हैं पॉलिंग स्केल। क्या है पॉलिंग स्केल दोस्तों? कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल AB। मान के चलिए कि मॉलिक्यूल ऐसे बन रहा है, हाफ A2 प्लस हाफ B2 gives rise to AB molecule. If AB is covalent, then bond dissociation energy is geometric mean, but when bond is ionic, the difference of bond energies is given by। समझ में आ रहा है दोस्तों कि AB जब कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का, है ना। तो उसको निकालेंगे कैसे, देखो जैसे आप देखा है डेल्टा बॉन्ड एनर्जी कि A और B ब्रेक जो हो रहा है बॉन्ड एनर्जी, वो मेजर्ड कितना है माइनस एक्सपेक्टेड कितना है। ठीक है, हम कैलकुलेट थ्योरेटिकली करते हैं कितना है एक्चुअली मेजर्ड। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एज XA माइनस XB इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.208 एक्चुअली 0.208 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा है। ठीक है, तो वेर X एंड XB आर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ A एंड B। जो A और B एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, और डेल्टा को हम एक्सप्रेस करेंगे इन किलो कैलोरी पर मोल में करेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पॉलिंग स्केल। व्हाट अबाउट द मूलिकन स्केल? मूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली I प्लस E डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे I क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और E इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा, इट इज फाउंड दैट कि 2.8 टाइम्स हायर है वो ऑलरेडी। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सिंपली I प्लस E अपॉन 2 इंटू 2.8, वेर I एंड E एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू किलो जूल। अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्शन होगा, I प्लस E अपॉन 2 इंटू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 96.48 किलो जूल फैक्टर। सो I प्लस E डायरेक्टली 5 I प्लस E अपॉन 540 हम डायरेक्टली कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, किसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, मूलिकन स्केल है दोस्तों, मूलिकन स्केल। चलिए हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड कैन बी नोन। मतलब जो पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर है बॉन्ड के वो हम आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब सिंपल सी बात है, आप एक बार दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा है बेसिक प्रॉपर्टी उतना क्या होगा, कम होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी, द मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड। सिंपल है कि
जो जितना मेटालिक कैरेक्टर है उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक आप देख लीजिए जो भी है। और जो जितना जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है मतलब वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी दोस्तों, ठीक है। सो ये है आपके एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए दोस्तों अब लोग लेते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ इस यूनिट का जो है हाफ पार्ट का, जो बी पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। डिफाइन ए स्टर्निंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम कह सकते हैं एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कैलकुलेट बाय स्लेटर्स रूल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं। द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया दोस्तों कि जो न्यूक्लियर फोर्स है किसी एटम का वो हर एक इलेक्ट्रॉन तक इक्वली पहुंचना चाहिए, बट इनर इलेक्ट्रॉन उसको रोकते हैं, शील्ड करते हैं, उसी को हमको क्या कहा गया है, आखिर तक जो नहीं पहुंच पाता है टोटल न्यूक्लियर फोर्स, टोटल न्यूक्लियर फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन तक इक्वली नहीं पहुंच पाता, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो नहीं मिलता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इट्स फोर्स। कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, z स्टार इक्वल्स टू z माइनस सिग्मा। z क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली, ठीक है ना, उसका जो भी है टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z स्टार और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए स्लैटर्स रूल से इसको कैलकुलेट किया जाता है। रूल फर्स्ट क्या कहता है, राइट द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर द एटम यूजिंग द फॉलोइंग डिजाइन। मतलब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको बाइफर्केट करना है। कैसे, सॉरी बाइफर्केट नहीं, इस तरीके से फर्केट करना है। 1s अलग रहेगा, 2s 2p अलग, 3s 3p, 3d अलग से, 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, इस तरीके से इसका ग्रुप बनेगा, सीक्वेंसिंग होगा। एनी इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट्स नो शील्डिंग, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट स्टेटमेंट। अप्रोक्सीमेटली इसको मान के चला हमको करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब मान के चलिए कि मैं बोलता हूँ 4f इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो 4f1 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 4f2 4f3 भी अगर होगा तो उसको कंसिडर नहीं करना है। मतलब जिसको हमें कैलकुलेट करना है उसके राइट के इलेक्ट्रॉन को हमें कंसिडर नहीं करना है। ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट शील्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 0.35 न्यूक्लियर चार्ज यूनिट्स दोस्तों, ठीक है। मतलब ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट शील्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 0.35। उस सेम ग्रुप में क्या होगा, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर लेफ्ट में जो इलेक्ट्रॉन है जितने उस ग्रुप में वो 0.35 न्यूक्लियर चार्ज कंसिडर करेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज एन एस और पी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम चूज कर रहे हैं अगर वो एस और पी है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विथ वन लेस वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शील्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 0.85 यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सी बात है, ठीक है। और पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विथ टू लेस वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शील्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 1 यूनिट। मतलब जिसको आप कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन को, उस ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन है बाकी के लेफ्ट में वो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। उसके बाद जो -1 एक शेल छोड़कर जो पीछे की ओर होगा -1 में होगा, वो हर एक इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद -2 नेक्स्ट जो होगा न्यूक्लियस की तरफ वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा दोस्तों। हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज एन डी और एफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो डी या एफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट शील्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। अगर वो डी या एफ इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले के रूल भूल जाइए, मतलब 0.35 0.851, सिंपली सारे इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट में है उस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर सभी 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, सम द शील्डिंग अमाउंट फ्रॉम स्टेप 2 थ्रू 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू टू ऑब्टेन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको सीधा एग्जांपल में समझ में आएगा। देखिए मान के चलिए कैलकुलेट Z स्टार फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हमको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है दोस्तों, 1s2 2s2 2p5 5 2 7 2 9, ठीक है। रूल 2 डज नॉट अप्लाई, मतलब P में है ना, P में है, डी और एफ में नहीं है। तो सिंपली देखिए 2p में है, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। हमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, मतलब आखिरी वाला। तो 5, फिफ्थ को छोड़कर उसमें कितने बचे, 2p 4 और 2 वो 6, ठीक है ना। उसका प्लस 0.85 × 2, तो जो भी कैलकुलेशन होगा 3.8 ही आएगा अप्रॉक्सीमेट, आप देख लीजिएगा
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना, z इफेक्टिव, z स्टार इजिकल्स टू, हमने ऊपर पहले फार्मूला देख लिया, z स्टार इजिकल्स टू क्या है दोस्तों, ये देखिए, z स्टार इजिकल्स टू z माइनस सिग्मा, मतलब z यानी एटॉमिक नंबर। देखिए अब ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, और ये 3.8 क्या है दोस्तों, स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट है हमने वो कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया, ये देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा हमने कैलकुलेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये सिग्मा की वैल्यू 3.8, तो z इफेक्टिव इजिकल्स टू 9 माइनस 3.8 इक्वल 5.2। नेक्स्ट एक देख लीजिए आप, कैलकुलेट z फॉर 6s इलेक्ट्रॉन एंड प्लैटिनम। अब 6s यहाँ पर देखिए आप, 6s आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 6s, तो 6s मतलब उसमें कितने हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो 0.35 इंटू 1 फॉर 6s। उसके बाद 5d के लिए क्या आएगा, 5d के लिए आएगा आपका 0.85 इंटू 16, Q16 आएगा। देखिए आप इसमें जो ग्रुप है टोटल इधर एक्चुअल, अब ये जितने भी है ना, 0.85 इंटू 16 एलिमेंट रखिए, इसलिए 8, डी में 8 और इसमें 5 6, तो कितना होगा टोटल 14 प्लस 2 मतलब 5, ये 5 दिख रहा ना आपको, तो 5 मतलब शेल, 5th शेल में है, तो 8 2 10 16, इसलिए 0.85 इंटू 16। उसके बाद बाकी जितने भी है 16 इलेक्ट्रॉन तो 1, मतलब रूल 2 अप्लाई होता है। सो टोटल कितना है 73.95। तो फिर z इफेक्टिव क्या होगा, 87 उसका एटॉमिक नंबर है, और हमने जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला है वो 73.95 निकाला है, ये 73.95। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो हमको z स्टार क्या मिलेगा, हमें टोटल 4.15 फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा 4.15 फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों। तो ये है आपका हाफ ऑफ द और द बी पार्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दोस्तों।